मैंने कुछ डाटा लिखवाया था तुम्हें। क्या लिखवाया था? E1 की वैल्यू, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ये सब लिखवाया था। इसका क्या मतलब है? जो हाइड्रोजन एटम होता है, मान लो हाइड्रोजन एटम है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, इस तरीके से ये एक NH सेल है। ठीक है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर है, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के अंदर है, ये एक इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल के अंदर है और ये एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर है। मैंने ये जो डाटा लिखवाया था वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड था और इन्हीं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आज हम दो थ्योरी करेंगे और दोनों थ्योरी न्यूमेरिकल में यूज होने वाली है। अब जैसे कि इसके बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव एनर्जी है। अगर मैं हाइड्रोजन एटम के पहले सेल के एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इस इलेक्ट्रॉन की टोटल नेगेटिव एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा जो इमेजिनरी सेल है उसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे शेल के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर हटते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की बाउंडेडनेस कम होती जाएगी, उसकी नेगेटिव एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर हटते जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की बाउंडेडनेस और नेगेटिव एनर्जी अगर कम होती जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ अप्रोच कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन तो ये है, इसकी नेगेटिव एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन ये है वैलेंस शेल का, इसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ही कम होती है, 0 समथिंग होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बोलते थे। ठीक है, अब यहां पे दो डेफिनेशंस हैं, दोनों ही डेफिनेशन केमिस्ट्री की डेफिनेशन है और फिजिक्स में इसके न्यूमेरिकल में अंदर इसका यूज होगा। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है जो मैंने तुम्हें कल भी बताई थी और आज भी बता रहा हूं। मान लो दो शेल्स है, कोई भी हम दो शेल लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये है पहला शेल n=1 और ये है दूसरा शेल n=2। हम दो ही शेल की बात करते हैं। पहले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के अंदर जाएगा या दो से ऊपर वाले शेल के अंदर जाएगा, वो एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं। जितनी ज्यादा एनर्जी हम इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज्यादा वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब बात है पहली डेफिनेशन की। पहली डेफिनेशन है एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल ये है पहली डेफिनेशन और इसके ठीक बाद एक दूसरी डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री में आयनाइजेशन एंथैल्पी और यहां पर हम बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे पहले तो मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, और ये चीज तुम्हें पता है और ये चीज हम वर्क फंक्शन के अंदर भी कर चुके हैं और इस यूनिट के अंदर भी यही चीज चल रही है। अब मान लो हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन एटम के पहले सेल का एक इलेक्ट्रॉन है, इसको घूमने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी चाहिए ना, ये इसकी नेगेटिव एनर्जी है, बाउंडेड एनर्जी है। इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए ही चाहिए ताकि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम सके। ठीक है, अब बात यह है कि मुझे इसको निकालना है, यानी मुझे इसका शेल छुड़वाना है। तो इसके शेल को छुड़वाने के लिए मैं कम से कम इसको कितनी एनर्जी दूंगा? मैं कम से कम इसको इतनी ही एनर्जी दूंगा, लेकिन पॉजिटिव में। बात आ चुकी है ये। इसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरे शब्दों में हम इसको वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन पोटेंशियल एक जैसी डेफिनेशन है। Ionization potential is nothing but only the positive and minimum energy which is required to given to the electron to just excite from its shell. अपने शेल से एक्साइट करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी हम उसको देते हैं उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर मैं पहले सेल के इलेक्ट्रॉन की बात करूं और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, तो तुम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक होता है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो टोटल अमाउंट ऑफ बाउंडेड एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होती है ताकि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम सके। मुझे तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी ही पड़ेगी उसको, और उसी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब मान लो दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना हुआ इलेक्ट्रॉन का? +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही बात है सातवें शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ। सातवां शेल का इलेक्ट्रॉन है, उसको घूमने के लिए चाहिए -0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? +0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। पता चला? ये तो है आयनाइजेशन पोटेंशियल, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद है एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन से निकलता है एक वर्ड एक्साइट। एक इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरे शेल तक, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक एक्साइट करवाने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं उसी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, एक फॉर्मूला आता है और वो आता है E2 - E1 = hν। ये फॉर्मूला है। जैसे कि हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अब मैं यहां पर तुम्हें दो बातें बताऊंगा, दोनों बातों को ध्यान से पकड़ना। पहला क्वेश्चन तो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है पहले शेल के अंदर और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एनर्जी है E1। मैंने किसी भी तरीके से इसको एनर्जी दी, कितनी दी? hν। हमें ये नहीं पता कि इसकी एनर्जी कितनी है। ठीक है, ये एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ के हो गई E2, और E2 एनर्जी के साथ वो इस शेल के अंदर एक्साइट कर गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां था मिनिमम एनर्जी E1 के साथ, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और वो एनर्जी बढ़ के कितनी हो गई? E2। अब वो यहां पर स्टेबल तो रह नहीं सकता, अब वो एक्साइट करेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्साइट करना, लेकिन वो यहां पर ज्यादा देर तक रह नहीं सकता, वो यहां पर रहता है 10⁻⁸ सेकंड तक। उसके बाद अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए नीचे आना ही पड़ेगा। नीचे आने को हम बोलते हैं ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन का एक शेल से दूसरे शेल तक जाना एक्साइटेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का कुछ देर के बाद उसी शेल से वापस अपने शेल के अंदर आना ट्रांजिशन कहलाता है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो साथ ही साथ रेडिएशन छोड़ेगा ना। तो यहां पर वो कितनी रेडिएशन छोड़ता है, कितनी एनर्जी को छोड़ता है, वो निकालोगे तुम E2 - E1 करके। इलेक्ट्रॉन कहां पर गया? जहां पर गया उसकी एनर्जी कितनी है, माइनस इलेक्ट्रॉन जहां पर था उस टाइम उसकी एनर्जी कितनी है। अगर तुम E2 में से E1 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा एनर्जी। अब ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन ऊपर लेकर गया था। ये है पहली बात। दूसरी बात, ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो छोड़ के आएगा। ये दो बातें पकड़ के रखना। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर था, 5वें सेल के अंदर था, इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी ली, 8वें सेल के अंदर चला गया। आई रिपीट, 5वें सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन था, उसने एनर्जी ली, 8वें सेल के अंदर चला गया। तो बताओ कितनी एनर्जी लेकर गया? तो कैसे निकालोगे? E8 - E5, और E8 - E5 की वैल्यू तुम्हें यहां से पता चलेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन 5वें शेल के अंदर था, कुछ एनर्जी ली और इलेक्ट्रॉन चला गया 8वें शेल के अंदर। तो बताओ जब वो वापस आएगा तो कितनी एनर्जी छोड़ के आएगा? दूसरा क्वेश्चन ये है। तो इसका भी जवाब तुम कैसे दोगे? E8 - E5। बस तुम्हें पता क्या होना चाहिए? E8 कितना है, E5 कितना है। 8 तक बात नहीं जाती, 7 तक ही रहती है वैसे। पता चला? तो इसलिए इन चीजों का याद होना जरूरी है। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। पहले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, मान लो उसने कुछ एनर्जी ली, वो दूसरे शेल के अंदर चला गया। तो बताओ कितनी एनर्जी लेकर ऊपर गया? तो कैसे निकालोगे? E2 - E1। E2 की वैल्यू कितनी है? -3.4। यही है, बीच में ये फॉर्मूले वाला माइनस। E1 की वैल्यू कितनी है? -13.6। ठीक है, तो -3.4 माइनस इंटू माइनस प्लस 13.6। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, इतनी एनर्जी वो लेकर ऊपर गया और इतनी ही एनर्जी वो जब ऊपर से नीचे आएगा तो छोड़ के आएगा। उसी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइट करवाने के लिए या नीचे आने के लिए कितनी एनर्जी लेकर जाता है या कितनी एनर्जी छोड़ के आता है, उसको निकालने का यही टेक्निक है। ठीक है,
ये था आयनाइजेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन पोटेंशियल। उसके बाद हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब वो एनर्जी लेवल डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें कहीं से भी मिले सारे करने A to Z। अब बात है एनर्जी लेवल डायग्राम की, बिल्कुल ही आसान है। कल हमने ऐसा ही एक डायग्राम बनाया था, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, स्टीफन सीरीज। वो तो एक हाइड्रोजन एटम को लेकर बनाया था कि ये एक न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये 8वां सेल है। हमने लाइमन सीरीज भी बना दी, बाल्मर भी बना दी, पास्टन, ब्रैकेट, स्टीफन सब बना दी। अब हम जो शेल के कोरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, उन एनर्जी लेवल को ध्यान में रखते हुए अब हम वही वाला डायग्राम यहां पर बनाएंगे। कल तो हमने शेल से इलेक्ट्रॉन को दूसरे शेल तक एक्साइट करवाया था, फिर ट्रांजिस्ट करवाया था और उसका डायग्राम था। आज जो शेल के कोरेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल होते हैं ना, अब मैं वो बनाऊंगा। ठीक है, अब ये चीज केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलेगी, ध्यान से देखना। सबसे पहला एनर्जी लेवल होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 का मतलब है फर्स्ट एनर्जी लेवल या फिर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमें बनाना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल लो या सेकंड एनर्जी लेवल बोल लो, एक ही बात है। मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी n इज इक्वल टू 2। एक बात याद रखना, अगर n इज इक्वल टू 2 होता है तो वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, ये तो ग्राउंड स्टेट है। n इज इक्वल टू 3 बनाऊंगा तो वो n इज इक्वल टू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 ये है सेकंड एनर्जी लेवल और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी नेगेटिव एनर्जी कितनी होगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे ना, वैसे वैसे हर दो एनर्जी लेवल के बीच का गैप कम होता जाएगा। इन दो एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है वो इतना है। अब मैं जो तीसरा एनर्जी लेवल बनाऊंगा और तीसरा एनर्जी लेवल और दूसरे एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप है वो इसके मुकाबले में कम हो गया। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, हर कोरेस्पॉन्डिंग दो एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है वो कम रहता है। ठीक है, वो क्यों कम रहता है वो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें तो इसके क्वेश्चंस करने हैं। ये है n इज इक्वल टू 3 और इस एनर्जी लेवल के कोरेस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन की टोटल नेगेटिव एनर्जी होती है वो कितनी होती है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ऐसे ही ये चौथा एनर्जी लेवल है n इज इक्वल टू 4। इसके कोरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद है n इज इक्वल टू 5। इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरीके से यह है n इज इक्वल टू 6 और यह है n इज इक्वल टू 7। n इज इक्वल टू 6 के कोरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी होती है -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और n इज इक्वल टू 7 के कोरेस्पॉन्डिंग -0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से हमने एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब कल परसों मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें कि जो रेडियस होता है बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट का वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये भी बताया था कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर हटते जाते हैं रेडियस का रेशियो 1:2 का स्क्वायर का रेशियो, 3 का स्क्वायर का रेशियो, 4 का स्क्वायर का रेशियो इस तरीके से बढ़ता जाता है। मतलब 1:4:9:16 इस तरीके से जो शेल्स होते हैं उनके बीच का जो गैप है इस रेशियो में बढ़ता जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जितने भी नंबर ऑफ शेल्स हैं उनके कोरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो कम होता जाता है। ठीक है, अब यहां पे अब हम ड्रॉ करेंगे ट्रांजिशन सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, स्टीफन सीरीज। मान लो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर है, यानी पहले इसके अंदर, पहले एनर्जी लेवल के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो ये यहीं पर तब तक रहेगा जब तक हम उसको एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड ना कर दें। जैसे वो एनर्जी लेगा वो हो सकता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाए,
हो सकता है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाए, हो सकता है थर्ड के अंदर चला जाए, हो सकता है फोर्थ के अंदर चला जाए, हो सकता है फिफ्थ के अंदर चला जाए। वो डिपेंड करता है कि हम उसको एनर्जी कितनी दे रहे हैं। जितनी एनर्जी दोगे उस हिसाब से वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन जहां पर भी जाए वो वहां पर ज्यादा देर तक तो रह नहीं सकता, उसको अपने ही स्टेट के अंदर आना पड़ता है, वो भी एनर्जी को छोड़ के, जिसकी बदौलत यहां पर एक सीरीज बन जाती है। और वो जो सीरीज होती है वो कुछ ऐसे बनती है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर आया तो भी नीचे आएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर अगर गया होता तो भी नीचे आया होता, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर अगर गया होता तो भी नीचे आया होता। तो ये बन जाता है स्पेक्ट्रल सीरीज, और ऐसी स्पेक्ट्रल सीरीज को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, और ऐसी स्पेक्ट्रल सीरीज कहलाती है लाइमन स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज। ठीक है, अब बाल्मर को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहले से ही होना जरूरी है। n = 2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी को लेगा 3 पे जा सकता है, 2 से 4 पे जा सकता है, 2 से 5 पे जा सकता है, कहीं पर भी जाए आना उसको 2 पे ही पड़ेगा। तो जो सीरीज बनती है वो कुछ ऐसे बनती है, और ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। पास्चर सीरीज के लिए, और ये जो सीरीज होती है क्या वो विजिबल होती है? क्या हम देख सकते हैं इस सीरीज को? देखा जा सकता है। ठीक है, बाकी सीरीज हमें नहीं दिखती क्योंकि हमारी आई उसके लिए सेंसिबल ही नहीं है, सेंसिटिव ही नहीं है, कैसे देखेंगे? अब बात है पास्चर सीरीज की। पास्चर सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन का तीसरे सेल के अंदर या तीसरे एनर्जी लेवल के अंदर पहले से ही होना जरूरी है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, यहां से यहां, या यहां से यहां, कहीं पर भी एक्साइट करे उसको आना नीचे ही पड़ेगा। 3-3 लाइन बनाना, ज्यादा नहीं, ज्यादा बनाओगे तो दिक्कत है, डायग्राम लग जाएगा या फिर पजलिंग सा हो जाएगा। कम से कम लाइन स्पेक्ट्रा बनानी तुम्हें, कम से कम 3 तो बनानी है। 4 बना सकते हो लेकिन 5 मत बनाना, डायग्राम अच्छा दिखने के लिए बस। और ये जो सीरीज बनती है, लाइन स्पेक्ट्रा जो बनता है, ऐसे लाइन स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलते हैं? पास्चर सीरीज। ठीक है, अब ब्रैकेट सीरीज बना लो, कुछ ऐसे बन जाएगी ब्रैकेट सीरीज। पीफर्ड सीरीज बनाऊंगा तो यहां पर कुछ ऐसे बन जाएगा, ये कहलाता है पीफर्ड सीरीज। और ये याद रखना कि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के केस में, चाहे वो पहले शेल से दूसरे शेल पे जाए, चाहे वो पहले शेल के कोरिस्पोंडिंग एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक जाए, आना उसको नीचे है, एनर्जी को छोड़ के आएगा। वो जो एनर्जी होगी वही कहलाती है ट्रांजिशन। उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेंज होती है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, पर्टिकुलर एरिया होता है, रीजन होता है, और पर्टिकुलर उसका नाम भी होता है। ठीक है, अब इस तरीके से लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ब्रैकेट, पीफर्ड सीरीज कंप्लीट होती है। ये जो डायग्राम जो बनाया है ना मैंने, इस डायग्राम से रिलेटेड तुम्हें अगर बुक के अंदर कोई भी क्वेश्चन मिले, सैंपल पेपर के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर कोई भी क्वेश्चन मिले, हर एक क्वेश्चन तुम्हें करना है। अब जैसे कि ड्यूअल नेचर के अंदर ग्राफिकल क्वेश्चंस थे, जितने भी ग्राफ थे उनके ऊपर जो भी क्वेश्चंस थे वो करने थे, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मतलब इससे रिलेटेड पहले डायग्राम गिवन हो, फिर क्वेश्चन गिवन हो, वो सारे क्वेश्चन करने हैं। सीबीएसई, एचबीएसई, चाहे कोई भी बोर्ड हो, एटम के अंदर यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चले आगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है एटम का। उसके बाद शुरू हो जाएगा 8th यूनिट का बी पार्ट, न्यूक्लियाई। डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट। बोहर के सेकेंड पोस्टुलेट को डी ब्रोगली ने अपने हिसाब से समझाया। तो सबसे पहले तो बोहर के सेकेंड पोस्टुलेट के बारे में हमें पता होना चाहिए। बोहर का सेकेंड पोस्टुलेट क्या होता है? बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट क्या बताया था? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यही बताया था क्या? इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बोहर का सेकेंड पोस्टुलेट। मतलब हाइड्रोजन एटम हो या हाइड्रोजन लाइक कोई भी एटम हो, उसके कोरिस्पोंडिंग जो सेल्स होते हैं और सेल के कोरिस्पोंडिंग जो इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर काटते होते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन का एक अपना अपना एंगुलर मोमेंटम होता है, और वो एंगुलर मोमेंटम हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।
n की वैल्यू को पुट करके, ठीक है। अब ये तो बताया था बोहर ने, ये बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है, लेकिन इस सेकंड पोस्टुलेट को डी ब्रोगली ने अपने ही नॉलेज से प्रूव किया था। अब तुम बताओ, ये जो डी ब्रोगली नाम का जो साइंटिस्ट है, इसने पार्टिकल की कौन सी थ्योरी दी थी, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर? कौन सी थ्योरी इसने ज्यादा एक्सप्लेन की थी? वेव नेचर को उसने ज्यादा एक्सप्लेन किया था कि पार्टिकल जो होता है ना, वो पार्टिकल नेचर को तो शो करता ही करता है, साथ के साथ कौन से नेचर को शो करता है? वेव नेचर को शो करता है। यानी इसने किसी भी पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, इसके बारे में सारी थ्योरीज दी थी। अब यहां पर भी वही चीज कंटिन्यूड है, कोई अलग से चीज नहीं है, और ये चीज मैंने बताई भी हुई है। मान लो ये हाइड्रोजन एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसका रेडियस है। हाइड्रोजन एटम को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब डी ब्रोगली ने अपने कंसेप्ट को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया और अपने कंसेप्ट को लगा के, वेव थ्योरी को लगा के, बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को उसने प्रूव कर दिया। अब बोहर, ये डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि हाइड्रोजन एटम के केस में अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो तो होती है। ये बात मैंने तुम्हें थ्योरी में ही बताई थी कि हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन जो एक ही होता है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ लाइट की वेलोसिटी का 137वां पार्ट के हिसाब से घूमता है। यानी लाइट की वेलोसिटी कितनी हाई होती है? 3 × 10⁸। उसको अगर मैं 137 से डिवाइड कर दूं तो जो भी वेलोसिटी आएगी उतनी वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। अगर वो इतनी वेलोसिटी के साथ घूमेगा ना, तो उसको हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन वाली वेलोसिटी के अंदर घूम रहा है, ठीक है। और डी ब्रोगली ने ये कहा था कि अगर कोई भी बॉडी हो, कोई भी पार्टिकल हो, अगर वो लाइट की वेलोसिटी के साथ या लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन वाली वेलोसिटी के साथ अगर मूव करता है, तो वो पार्टिकल नेचर को तो शो करता ही करता है, साथ के साथ उसके साथ क्या एसोसिएटेड होती है? वेव। ये बात कही थी। अब यही बात यहां पर भी कही है। अब ये इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, वो वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में तो है ही। तो इसलिए डी ब्रोगली ने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन नेचर को तो शो करेगा ही करेगा, पार्टिकल नेचर को तो शो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ इस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, और ऐसी वेव स्टैंडिंग वेव कहलाती है। स्टैंडिंग वेव। अब ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करेगा ना, उसके साथ एक स्टैंडिंग वेव एसोसिएटेड होगी ऐसे वाले। अब ये तो वेव है, अब मैं इसको स्टैंडिंग वेव बनाता हूं, इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, कुछ ऐसे, ठीक है। अब बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को उसने समझाया था डी ब्रोगली ने यही बात कहकर कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ स्टैंडिंग वेव एसोसिएटेड होती ही होती है। और उसने एक सेंटेंस बताया था, और वो सेंटेंस था 2πr = n λ। ये सेंटेंस उसने दिया था। अब इसका क्या मतलब है, अब वो देखो। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखना इस चीज को। यहां से स्टार्ट करता हूं और यहां से लेकर यहां तक एक वेव होती है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा। यहां से लेकर यहां तक एक स्टैंडिंग वेव हुई और उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, पता चला। फिर यहां से यहां तक दूसरी वेव हुई, इसकी जो वेवलेंथ है वो फिर लैम्डा, ठीक है। फिर यहां से एक तीसरी वेव स्टार्ट हो रही है, ये वाली, यहां तक, इसकी जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा, ठीक है। फिर यहां से लेकर यहां तक एक चौथी वेव है और इसकी जो वेवलेंथ है वो भी लैम्डा, और ये है nth वेव, और इसकी जो वेवलेंथ है वो भी लैम्डा। अगर मैं सारे लैम्डास को जोड़ दूं तो क्या एक सरकमफ्रेंस नहीं मिल जाएगा? यस और नो? इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है अगर इसका रेडियस r है तो 2πr, लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा, वो हो गया n लैम्डा। अगर मैं लैम्डा को n के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मतलब वो पूरे सरकमफ्रेंस के अंदर बेस को कवर कर रहा है, और उसका जो सरकमफ्रेंस है वो n लैम्डा के बराबर है। ये सेंटेंस कहा था डी ब्रोगली ने, और होता भी है, ठीक है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद लैम्डा का फॉर्मूला होता है h/mv, होता ही होता है। अगर वेवलेंथ एसोसिएटेड है पार्टिकल के साथ
तो इसका मतलब पार्टिकल खुद पार्टिकल नेचर को भी तो शो करेगा। डी ब्रोगली ने दो बात कही थी कि पार्टिकल पार्टिकल नेचर को तो शो करता ही करता है, वो वेव नेचर को भी शो करेगा। अगर वेव नेचर को शो करेगा तो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी ही होगी लैम्डा। और अगर वो पार्टिकल या फिर ये इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल नेचर को शो करता है तो उस पार्टिकल का एक मास तो होगा, ये मास है। ये मास दिखाता है कि पार्टिकल पार्टिकल नेचर को शो करता है, और ये वेवलेंथ लैम्डा दिखाती है कि पार्टिकल वेव नेचर को भी शो करता है। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो ये प्रूव करता है कि पार्टिकल अगर लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में मूव करे तो पार्टिकल पार्टिकल नेचर के साथ साथ वो वेव नेचर को भी शो करता है। अब ये लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 1, पुट करो 2 पाई r इज इक्वल टू n। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, h अपॉन mv, यही है। mv को इधर ले आओ, 2 पाई को नीचे ले आओ, ये mv और ये r पहले से ही था, और ये 2 पाई नीचे आ जाएगा, n h अपॉन 2 पाई। क्या ये बोहर का सेकंड पोस्टुलेट नहीं है, वही आगे रिजल्ट। लेकिन डी ब्रोगली ने पार्टिकल के साथ वेव को एसोसिएट करवा के इसी बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को प्रूव कर दिया, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, सारे साइंटिस्ट एक तरफ थे, डी ब्रोगली एक तरफ था। ये जितने भी साइंटिस्ट है ना, वो क्वांटम थ्योरी के ऊपर विश्वास करते थे। क्वांटम थ्योरी का मतलब होता है पार्टिकल थ्योरी, कि पार्टिकल पार्टिकल को शो करेगा, वेव को शो नहीं करेगा। लेकिन ये अकेला साइंटिस्ट था डी ब्रोगली, और इसकी जो टीम थी वो ये कहते थे कि पार्टिकल पार्टिकल नेचर को तो शो करता ही करता है, वेव को भी शो करता है। ठीक है, इसी हिसाब से हायर क्लासेस के अंदर फिजिक्स को दो भागों में बांटा जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। अगर तुम हायर क्लासेस में जाओगे ना, तुम यही देखोगे, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल नेचर की बात होती है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वेव नेचर की बात होती है। ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल ये है इंपॉर्टेंट। क्लियर है? आधा मिनट एक बार इसको देखो, उसके बाद न्यूमेरिकल है। हो गया, आगे चले। एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं और वही अपने आप में पेपर में आने वाला न्यूमेरिकल होता है, कॉपी निकालो। Calculate the longest and shortest wavelength. Calculate the longest and shortest wavelength. Calculate the longest and shortest wavelength of the Balmer series of hydrogen atom. Of the Balmer series of hydrogen atom. राइडबर्ग कांस्टेंट r की वैल्यू तुम्हें गिवन है, लिखो r इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स पर मीटर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, कोई ये नहीं है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिख दी, लॉन्गेस्ट लिख दी, न्यूमेरिकली तुम्हें सॉल्व करना है। अब बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज के लिए जो वेवलेंथ की जो रेंज मैंने लिखवाई थी वो कितनी लिखवाई थी, 365 नैनोमीटर से लेकर 656 नैनोमीटर, ये लिखवाई थी ना। ये वेवलेंथ की रेंज है, और ये जो मिनिमम जो वेवलेंथ है इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और ये जो मैक्सिमम जो वेवलेंथ है इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब तुम्हें इस चीज को प्रूव करना है, और जरूरी नहीं है कि तुम्हारी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ नैनोमीटर के अंदर आए, एंगस्ट्रॉम के अंदर निकाल लो, मीटर के अंदर निकाल लो, किसी के अंदर निकाल लो, लेकिन निकालने का तरीका आना चाहिए। आधा मिनट 1 मिनट है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं तुम्हें करवाऊंगा। और ये क्वेश्चन सभी से होना चाहिए, आना चाहिए मेरे करवाने के बाद।
देखो तुम्हें बाल्मर सीरीज के लिए काम करना है, बाल्मर सीरीज के लिए, जिसके लिए n1 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 2, कल भी बताया था, और n2 की वैल्यू को हम नॉर्मली क्या पुट करते थे k, और k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती 1 और 2 नहीं हो सकती, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर यही देखना है कि क्या होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, कुछ होगी, क्या होगी वो हमें देखना है, यही चीज हमें पता लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी हो या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी हो, न्यू बार का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, और वो क्या होता है r 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। न्यू बार हमें नहीं चाहिए, हम न्यू बार को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई लैम्डा, जो कि हमें निकालना है, r 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो वेवलेंथ है ना वो शॉर्टेस्ट होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा शॉर्टेस्ट, ये चीज निकालनी है। और यहां पर हम निकालेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जिसके लिए वही वाला फॉर्मूला 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। लेकिन अब ये जो वेवलेंथ है वो होनी चाहिए लॉन्गेस्ट। ठीक है, अब n1 यहां पर हम क्या पुट करेंगे, n1 की वैल्यू तो फिक्स है 2, तो 1 बाई लैम्डा शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू r राइडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता है 1.097 into 10 to the power 7, 1 बाई n1 का मतलब मैंने तुम्हें कल देसी तरीके से बताया था, n1 जहां पर इलेक्ट्रॉन है, n2 जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहां पर n1 की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई, इसको एक बार पेंडिंग छोड़ दें। ठीक है, अब यहां पे लार्जेस्ट वेवलेंथ निकालनी है 1 बाई लैम्डा l, तो r की वैल्यू 1.097 into 10 to the power 7, 1 बाई n1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई, इसको भी एक बार पेंडिंग छोड़ते हैं। सिर्फ सोचने की जरूरत यहां और यहां है कि n2 की वैल्यू क्या होगी, बस अगर हमें n2 की वैल्यू पता चल जाएगा तो लैम्डा शॉर्टेस्ट लैम्डा लॉन्गेस्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, होता है ना, मैंने तुम्हें कल भी परसों भी और आज भी एक ही बात बोली है कि एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो हाइड्रोजन एटम के पहले सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, थोड़ी एनर्जी देंगे तो वो कम ऊपर जाएगा, ज्यादा एनर्जी देंगे और ऊपर जाएगा, और ज्यादा एनर्जी देंगे और ऊपर जाएगा, वो डिपेंड करता है कि एनर्जी हम दे कितनी रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी, लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, और अगर फ्रीक्वेंसी लार्ज हो तो इसका मतलब एनर्जी या लार्ज होगी या स्मॉल होगी, एनर्जी तो लार्ज ही होगी। अब तुम बताओ, अगर हम पहले सेल के इलेक्ट्रॉन के अंदर, या फिर ये n1 है, मतलब दूसरे सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है और हम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, तो हद से हद कहां जा सकता है, आखिरी सेल के अंदर जा सकता है, हद से हद, और आखिरी सेल को हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट का स्क्वायर। दोबारा बता रहा हूं, अगर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, चाहे वो किसी भी सीरीज की निकालनी हो, लाइमन, बार्लर, पास्टन, ब्रैकेट, क्लिफर्ड, किसी भी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू दैट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहां पर है, n1 इज इक्वल टू 2, यानी दूसरे सेल के अंदर है, दूसरे सेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन को हम लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, वो 3 पे 4 पे 5 पे नहीं जाएगा, वो आखिरी सेल के अंदर जाएगा, और आखिरी सेल को हम फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो लैम्डा ऐसा जाएगा, कर लोगे सॉल्व, ये जो लैम्डा ऐसा आएगा ना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वो मीटर के अंदर आएगी बात, अगर तुम्हें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कर लो, आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो बाद में कर लेना। ठीक है, लेकिन फिलहाल मीटर के अंदर आएगी। उसके बाद हमें निकालनी है लार्जेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या लार्जेस्ट वेवलेंथ एक ही बात होती है। लार्जेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी,
यही होगा, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है स्मॉलेस्ट एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो n इज इक्वल टू 2 के ऊपर है, दूसरे सेल के अंदर है, उसको कम से कम हम एनर्जी दे रहे हैं, तो हद से हद वो कहां पर जा सकता है? 3 पे ही जाएगा हद से हद। तो इससे नीचे तो कोई सेल है ही नहीं, 2 से हद से हद वो 3 पे जा सकता है अगर मैं कम से कम उसको एनर्जी दे रहा हूं तो यहां पर n2 की वैल्यू कितनी होगी? 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दोगे, लार्जेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी अपने आप ही। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, लैम्डा s और लैम्डा l की वैल्यू मीटर के अंदर आएगी, उसको तुम कन्वर्ट करोगे नैनोमीटर के अंदर, और आंसर आना चाहिए 365 इसके लिए और 656 इसके लिए। और ये तुम आज काम करोगे घर पे। अगर ये आता है कैलकुलेट करना तो ये न्यूमेरिकल पूरा होता है, वरना नहीं। ठीक है, इसको नोट करो और कैलकुलेशन के साथ 365 नैनोमीटर और 656 नैनोमीटर इसका आंसर निकालना। जल्दी नोट करो इसको। कल हम इसके 2-3 जो पेंडिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे। कर लिया नोट? उसके बाद एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, लेंथ सा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इंपैक्ट पैरामीटर उनके ऊपर है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, ढंग से नोट करना, ढंग से इस पे घर पे भी ट्राई करना। हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कल करवाऊंगा। फॉर स्कैटरिंग बाय द इनवर्स स्क्वायर लॉ, फॉर स्कैटरिंग बाय द इनवर्स स्क्वायर लॉ, for scattering by the inverse square law, the relation between impact parameter b, the relation between impact parameter b and the scattering angle theta is given by, and the scattering angle theta is given by b is equal to 1 by 4 pi epsilon naught z e square cot theta by 2 divided by kinetic energy half mv square. Part number A. What is the scattering angle for b is equal to 0? What is the scattering angle for b is equal to 0? Part number B. For a given impact parameter b, for a given impact parameter b, comma, does the angle of deflection increases or decreases with increase in energy? Increases or decreases with the increase in energy? Question mark. With the increase in energy? Question mark. लिख लिया? Part number C. What is the impact parameter at which, what is the impact parameter, what is the impact parameter
at which the scattering angle is 90 degree, at which the scattering angle is 90 degree for z is equal to 79, 90 degree for z is equal to 79, and initial energy is equal to 10 mega electron volt, 10 mega electron volt. लिख लिया. Part number D. Why is it that the mass of the nucleus? Why is it that the mass of the nucleus? Why is it that the mass of the nucleus does not enter the formula above? Does not enter the formula above, but it charge does. But it charge does. लिख लिया. Part number E, last part. For a given energy of a projectile, for a given energy of a projectile, comma, for a given energy of a projectile, comma, does the scattering angle increases or decreases? Does the scattering angle increases or decreases with decrease in impact parameter? With decrease in impact parameter. लिख लिया. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन को करके आना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं करवाऊंगा. ठीक है.